शुरुआत में करूं इसके पहले वो बैकफुट पर लौटने वाला जो है एक, जो कह लीजिए वो संचार साथी ऐप जिसको लेकर चल रहा था 2-3 दिन से लगातार, उसको लेकर एक हो रहा था, जिरह चल रही थी आपस में, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर थे और जासूसी और तमाम। तो हम देखते हैं आज कुछ सिंधिया ने, जो उस विभाग के मंत्री हैं, क्या कुछ कहा है। मैं पहले वो दिखाता हूं, फिर करता हूं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। को उनके प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके प्रश्न के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष में सारे तथ्य रखना चाहता हूं। सर, दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं, और सरकार का दायित्व होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर, आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए हैं, और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है, इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं, तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत मैं राकेश जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपने सुना ग्वालियर से ही आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जो लगातार कल क्या बातें कर रहे थे, कल वो कुर्सी और तमाम बातें कर रहे थे, आज अलग तरह का, और अल्टीमेटली जो एक वापस लेना पड़ा, पलटना पड़ा, जो जो हम लगातार देख रहे थे कि जो उनके विज्ञापन भी थे या जो सारा का सारा सिलसिला, उसमें बहुत स्पष्ट था कि क्या कुछ होगा, आपको ऐप आप वापस नहीं उसको डिलीट कर पाइएगा, आप जो इनबिल्ट फोन आएंगे, अब जो आगे से इनबिल्ट होगा वो सारा का सारा। क्या ये लगता है अब है कहीं मजबूरियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, अब वो स्थितियां नहीं बची हुई हैं जैसा कि आप पहले इग्नोर किया करते थे? शुरुआत आपसे राकेश जी। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट। धन्यवाद संजीव जी। देखिए,
मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जिस ढंग से ले रहे हैं मैं उसकी को दूसरी दृष्टि से देखता हूं। मैं अपनी बातचीत रखने से पहले इस पलटी पलटी इसको उलटबाजी बांसी कहते हैं, उस पर एक रामचरितमानस की पंक्ति आपको याद दिलाता हूँ कि नवन नीच की अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। ये 5 जो लोग हैं, अगर ये झुक जाएं दबाव में, कौन कौन? धनुष, अंकुश, उरग, उरग किसको कहते हैं? घोड़े को, और बिल्ली। ये अगर झुक जाए तो आप समझिए ये बड़ा नुकसान करने वाले, पलट के वार करेंगे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार मंत्री हैं, इन्होंने जो आंकड़े अपने समर्थन में गिनाए कि हमने ये किया, इतने पकड़े, इतने ट्रेस किए, ये आंकड़े इन्होंने अपने जो पहला सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा था कि हम अपना संवाद जो मित्र है, क्या है मैं भूल रहा हूं उसको मैं संचार साथी है, संचार साथी को इनबिल्ट करना होगा। ये उस प्रपत्र में ये आंकड़े सारे दिए थे समर्थन में, जो उन्होंने अभी सदन में गिनाए। लेकिन इस उनके वक्तव्य को अगर आप ध्यान से देखें, इस वक्तव्य में ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि वो अपने पुराने सर्कुलर से हट गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने ये तो कहा है कि इनबिल्ट आपको करना पड़ेगा। जिन्होंने मना कर दिया, जो बाहर विदेश में एप्पल बनाते हैं या दूसरे बनाते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन देसी जो निर्माता है उसकी गर्दन पे तो आप लात रख के उनसे बनवा लेंगे, उनसे कहेंगे इनबिल्ट करिए, और फिर वो डिलीट होगा नहीं। तब क्या करेगा बेचारा मोबाइल उपभोक्ता जो खरीदार है, उसको फेंक आएगा क्या? तो ये क्या है, देखिए ये सरकार जब से बनी है, ये व्यक्ति की निजता में लगातार दखल कर रही है, लगातार। आप देखिए, जब आधार कार्ड हमारे यहाँ बनना शुरू हुआ 2010 में, तब ये सोचा गया था कि इसके जरिए हम लोगों को, हितग्राहियों को लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको बैंक खाते से जोड़ दिया, बैंक के लिए अनिवार्यता कर दी। तो आपकी आमदनी पर उनकी नजर, आप कितना कहाँ निवेश कर रहे हैं उस पर उसकी नजर। इसी तरह से अब जो पैन कार्ड है वो आपके गले में फंदा पड़े हुआ है। अब ऐसे ही संवाद जो आपने संचार साथी कहा है, इसके जरिए वो जानना चाहते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, किसको क्या मैसेज भेज रहे हैं, किससे आपका क्या कांटेक्ट है। यानी वो पेगासस होता है ना, जो बड़ी चर्चा जिसकी होती है, उसका बच्चा है। ये इसको मानेंगे नहीं। ये बिल्कुल, जैसे आप देखें कि जब किसान आंदोलन हुआ तो 3 बिल वापस ले लिए, हमारी तपस्या में कमी थी ये कह के, लेकिन नया आज तक बना के नहीं दिया। ऐसे ही ये अभी कहा है इन्होंने कि ये ऐसा नहीं है कि आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर जब ये बनकर आएगा, कम से कम देसी मोबाइल में, तो आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो इनके इस बयान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, और ये लड़ाई लगातार आगे बढ़ानी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति की निजता हिंदुस्तान में लगातार खतरे में पड़ रही है। क्योंकि देखिए, इधर तो कार्यपालिका आपके साथ नहीं है, इधर विधायिका आपके खिलाफ काम कर रही है, उधर न्यायपालिका ने भी डंडा कर रखा है। उसने कहा है सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट करो उसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करो, मसौदा बना के लाओ। इनका तो मसौदा बना हुआ रखा है, और ये जो मसौदा है संचार साथी का, ये नया नहीं है, इस पर पिछले 3 साल से काम चल रहा था, और बेचारे ज्योतिरादित्य सिंधिया पे और कुछ काम है नहीं, पूर्वोत्तर का प्रभार उनको दे दिया। मेरी जानकारी तो ये है कि जब ये योजना बनी संचार साथी की, इसका भी उन्हें पता नहीं था। उन्हें तो वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया कि भाई ये लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ दो। जैसे राजनाथ सिंह ने, आपको याद हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक वक्तव्य पढ़ा था, जिसमें उन्हें पता ही नहीं था कि क्या नुकसान हो गया। रबर पेंसिल से वो तुलना कर रहे थे, मिराज हमारे गिरे या जो भी लड़ाकू विमान गिरे। तो आजकल केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री को कुछ पता नहीं होता है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतना ही पता है जितना आपको और हमें पता है। जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको पढ़ने के लिए दिया गया है, और उन्हें मजबूरी है। वो कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी जनता को अधिकार सौंप रहे हैं। अरे भैया, सारे अधिकार तो आपने वापस दे दिए, मताधिकार तक तो आप दे नहीं रहे, उसमें भी तो कटौती कर रहे हो, और संचार साथी बीच में घुसड़ रहे हो। तो इनकी नीयत ठीक नहीं है, और इनका झुकाव जो आप देख रहे हैं सदन में, ये एक दबाव की वजह से है तात्कालिक, लेकिन सुधरने वाले नहीं है, ऐसा मेरा मानना। अभी जो बात की राजनाथ सिंह जी की, तो राजनाथ सिंह जी को लेकर बड़ा है कि वो अलग तरह के, और उनको लेकर बहुत साफ है कि साफ साफ बात करना, नहीं वो जो लाग लपेट करना। और लेकिन ये है कि देखिए, पहले मोदी जी ने जो अभी किया था, मेरा जो शीर्षक भी है कि अभी उन्होंने जो ड्रामा और डिलीवरी, तो वो भारी तो पड़ा है विपक्ष को। वो जो चाह रहे थे कि हम
कहीं इसमें पत्थर फेंक कर और पानी को और दूर दूर करें या वो करें, फिर एक है सारा का सारा। और दूसरा, राजनाथ सिंह जी जो नेहरू लाए हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर आए हैं, क्या मंतव्य क्या दिखता है, ये कौन सी तैयारी? मैं सुनाता हूं, पहले आप सुनिएगा वो जो टिप्पणी है उनकी, वो सुनिएगा, और भी एक दो मेरा प्रतिक्रिया है वो सुन के फिर मैं आपसे पूछता हूँ। नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे घर। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहन भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया। ये इनका है और मैं प्रतिक्रिया है, एक दो में प्रतिक्रिया है, आप देखिएगा, सुनिएगा। कम से कम राजनाथ सिंह जी जैसे गंभीर व्यक्ति से इस तरह की ओछी टिप्पणियों की और ओछे आरोपों की उम्मीद नहीं की जाती। पंडित नेहरू इस देश को सजाने संवारने वाले व्यक्ति का नाम है और 10 साल से ज्यादा जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जेल में काटी हो देश की आजादी के लिए, आज उसकी मौत के इतने सालों बाद मतलब मोदी जी आरोप लगाते रहे हैं, वो तो समझ में आता है, उनकी राजनीति का स्तर वही है, लेकिन राजनाथ जी से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या, मतलब का निर्माण जो सरकारी पैसों से? मुझे लगता है कि खुद वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, वो इस तरह का आरोप, इस तरह की बात कर कैसे सकते हैं? मुझे तो हंसी आ रही है। ये टिप्पणी के लायक ही आरोप नहीं है पहली चीज, और उनके लिए भी ये टिप्पणी करने लायक और आरोप लगाने लायक बात है नहीं। जिस चीज का कोई ओर छोर ही नहीं है, जिस चीज का कोई तथ्य ही नहीं है, उस तरह की बात को आप जो है वो बयान उस पर देंगे, तो राजनाथ जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है। राजनाथ जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है। राकेश जी, ये क्या है, कौन सा, अब किस दिशा में क्या है? और राजनाथ सिंह, वास्तव में राजनाथ सिंह जी इस तरीके की टिप्पणी वो पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़कर सारी बातें हो रही हैं, क्या आप इसको लेकर कहिएगा? राकेश जी, अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज। मैंने पहले दौर में भी कहा था संजीव जी कि हमारे देश में इस समय किसी भी केंद्रीय मंत्री की कोई हैसियत नहीं है। उसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है और वो पढ़ देता है, चाहे वो सदन के भीतर पढ़े, चाहे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पढ़े। राजनाथ सिंह जी के प्रति लोगों का सम्मान इसलिए है कि वो शिक्षक है, शिक्षक व्यवसाय से राजनीति में आए और उन्होंने अपने को अभी तक थोड़ा बचा के रखा। लेकिन अब उनके हाथ में जो पर्चे पकड़ाए जा रहे हैं, उनसे उनकी छवि धूमिल हो रही है। अभी मेरे ख्याल से इकबाल साहब ने कहा था कि वो डर रहे हैं कि उनको उसमें ना भेज दिया जाए मार्गदर्शक मंडल में, तो गुजरात की तारीफ कर रहे हैं। अगर राजनाथ सिंह जी ने नेहरू को पढ़ा होता है, नेहरू को जाना होता, तो मुझे लगता है कि वो ऐसी टिप्पणी करने के लिए अगर उनसे कहा जाता तो वो मना कर देते, क्योंकि वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि नेहरू वो आदमी है जिन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने से जाने से सलाह दी कि मत जाइए आप, ये धर्मनिरपेक्ष देश के आप राष्ट्रपति हैं, आपको ये ठीक नहीं लगेगा, नहीं है वो। तो बाबरी मस्जिद के लिए वो सरकारी पैसे से कुछ करना चाहते थे, इसमें मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। देखिए, जब आपने मुझे कहा तो मैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया देख रहा था कि इसमें तो कहीं बाबरी का जिक्र नहीं है, वो कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब इतनी मोटी किताब में अगर कहीं कुछ बाबरी का जिक्र आता तो समझता, कहीं मुझे पिछले 50 साल में जो पढ़ाता रहा हूँ दिखा नहीं। और नेहरू को समझने के लिए उनकी एक टिप्पणी इसी किताब की है, वो बहुत जरूरी है, वो मैं उसका जिक्र कर देना चाहता हूँ। प्लीज। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय तरक्की न तो गुजरी चीजों को दोहराने से हो सकती है और न उनसे आंखें फेर लेने से हो सकती है।
उन्होंने दोनों काम नहीं किए। उन्होंने ना हकीकत से आंखें मूंदी और ना वो किसी एक बनी बनाई लकीर पर चले। देश को बनाने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा, वो उसके बारे में राजनाथ जी के ज्ञान को पर मैं टिप्पणी करूं तो वाकई में जैसा अभी प्रताप कह रहे थे, हमारे इमरान गढ़ी जो भी है, वो ही मुझे हंसी आती है कि राजनाथ सिंह को कम से कम इस पर्चे को नहीं पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ना चाहिए। कि पटेल साहब ने ऐसा उनको रोका और नेहरू जी ये करना चाह रहे थे। भैया, जिस कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चल के जिस देश को बनाया 1947 से लेके और जब तक वो सत्ता में रही, उस कांग्रेस को तो आप एक झटके से नकारते हैं। नेहरू आपके लिए खलनायक नंबर 1 है। नेहरू का भूत अभी तक मोदी जी पे सवार था, अब उन्होंने धीरे धीरे वो पूरे मंत्रिमंडल पे सवार कर दिया है। भैया, सो तो नेहरू देखो, जागो तो नेहरू पे बोलो, वरना आगे नैया पार होने वाली नहीं है। तो ये एक आत्मघाती कदम है और अगर एक शिक्षक इस तरह का ज्ञान परोसेगा, शिक्षक ही है, तो नई पीढ़ी का क्या कचूमर निकलेगा दिमाग का, भगवान ही मालिक है। कायदे से तो उन्हें अपने ये शब्द वापस ले लेने चाहिए कि भाई मुझे अधकचरे या गलत सूचना के आधार पर मैंने ऐसा कह दिया। अब हंसी के पात्र बनना चाहते तो कौन रोक सकता है। क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट है कि आपको जब डॉलर, जो मोदी जी कहा करते, जो मैंने अपनी ओपनिंग वहां भी कहा था कि वो गिरना है, यानी कि प्रधानमंत्री की साख का गिरना है, तो उससे हटाने, या और भी पुतिन की जैसे बात की, पुतिन आ रहे हैं, सारे मुद्दे, सारे जो मसले हैं उससे पूरा आप अलग कर दिए, इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ इस तरीके से आप फेंकिए ताकि वो हेडलाइन बदलती रहे। और आपका मीडिया आपके हाथ में है, जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, हमारे वो धनंजय भाई गटर मीडिया कहते हैं, क्या क्या एक आध लाइन में सबकी टिप्पणी चाहूंगा। संजीव जी, देखिए, ये अगर हेडलाइन मैनेजमेंट है तो बहुत पुअर है, बहुत ही कमजोर किस्म का है। और ये लगता तो है क्योंकि एपस्टीन फाइल जो है ना इस समय बहुत परेशान किए हुए, रात की नींद उड़ा रखी है। तो उसके जवाब में ये पटेल को, नेहरू को ले आते हैं। और इनका दुर्भाग्य ये है, जैसा अभी इकबाल सर कह रहे थे, कि इन्हें नायक भी चाहिए तो कांग्रेस से चाहिए पटेल साहब, खलनायक चाहिए तो कांग्रेस से चाहिए नेहरू साहब। इनके पास कुछ है ही नहीं। इनके नायक भी नहीं है, खलनायक भी नहीं है, और ये अधिनायक बनना चाहते हैं, खुद अधिनायक बनना चाहते हैं। इसलिए ये सारी हेरा फेरी हो रही है। और इसके पीछे जैसा सुनील जी ने कहा, बिल्कुल एक बात है कि मेरा टेसू यही अड़ा, मैं ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं जानता और ना मुझे कुछ सिखाया गया है। इसलिए बेचारे मजबूर हैं, जो उनसे बुलवाया जाएगा बोलेंगे और आगे भी बोलेंगे।